तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिला न्यायालय में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर से हम चर्चा करेंगे कि 2025 की जो प्रथम लोक अदालत है उसको लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है। लोक अदालत से जो पक्षकार हैं उनको कितना फ़ायदा होता है और किस तरह से लोक अदालत का वह लाभ लें। सर से हम इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले पेपर टाइम में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहली लोक अदालत 2025 की शुरू होनी है, तो कितनी तारीख को लोक अदालत लगेगी और कितनी तैयारी की जा रही है? 8 मार्च 2025 को इस वर्ष की प्रथम लोक अदालत जो है आयोजित हो रही है और ये इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत है। इस वर्ष कुल 4 लोक अदालतें विभिन्न माह में आयोजित होंगी और जिसमें मतलब हर प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, चेक बाउंस के मैटर, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस और इस प्रकार के अन्य सभी जो राजीनामा योग्य मामले हैं वो इसमें पक्षकार लाभ ले सकते हैं और सुलह समझौते के माध्यम से आपस में स्वयं का फैसला खुद ले सकते हैं। इससे उनको लगने वाली कोर्ट फीस भी वापस हो जाएगी और त्वरित न्याय उन्हें मिलेगा। इसमें दोनों पक्ष की जीत होगी, न किसी पक्ष की हार नहीं होगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम होगा उनमें। जो उनके वैमनस्य हैं, जो रंजिश हैं, वो समाप्त होंगी। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। सर, कैसी लोक अदालत से जैसे कोई पक्षकार है उसको पता नहीं है अब कैसे वह लोक अदालत का लाभ लें, या शुल्क भी लगती है या निःशुल्क रहता है? जैसे कोई जुड़ना चाहे तो देखिए, इसमें हमारी जो अदालतें कार्य कर रही हैं जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर, उनके सभी ऑलमोस्ट सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें लोक अदालत की खंडपीठ के रूप में बैठते हैं। तो उस दिन थोड़ा औपचारिक मतलब कोर्ट से हट के अलग माहौल रहता है। तो इसके लिए सभी राजीनामा योग्य मामलों में नोटिसेस जारी की जाती हैं, उसका विभिन्न प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है। हमारी जो राष्ट्रीय लेवल पे नालसा एवं जो स्टेट लेवल पे सालसा है और ज़िला लेवल पे डालसा यानी कि जो अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी करता है कि किन मामलों में नोटिसेस होनी है। इसमें प्री सिटिंग भी रखी जाती है और प्री लिटिगेशन वाले केसेस भी रखे जाते हैं, जिसमें नगर पालिका के केसेस भी आते हैं, विभिन्न बैंक्स के भी आते हैं, विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के भी केसेस रखे जाते हैं और नोटिस जारी कर पक्षकारों को प्री सिटिंग मतलब जिस दिन लोक अदालत है उससे पहले भी विभिन्न तिथियों पर उन्हें बुला करके पीठासीन अधिकारी समझौता कराने का प्रयास करते हैं परसुएशन के माध्यम से और उसके होने वाले लाभ उनको अवगत कराते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की लोक अदालतों में पक्षकारों द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर जो डिक्री बनती है या प्रकरण का निराकरण होता है और फौजदारी मामलों में जो दोष मुक्ति के आदेश होते हैं, उनमें से किसी की भी कहीं भी किसी भी अदालत में, उच्च अदालत में कोई अपील, रिवीज़न आदि नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक तरीके से पक्षकारों के मध्य उनके सभी प्रकार के राजीनामा योग्य केसेस का एक ही फोरम से स्थायी निराकरण हो जाता है और वो जो है अदालत की भागदौड़ से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो और वो अपने दूसरे कार्यों में जो खेती का है या मजदूरी का है, तो उसमें अगर उनको कहीं जाना है तो तत्काल मुक्त होकर जा सकते हैं। पारिवारिक मामले हैं सर, ज़्यादातर जो पति पत्नी या नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा। इसमें जो हमारी फैमिली कोर्ट की भी एक खंडपीठ रहेगी और देखिए पारिवारिक मामले तो एक पैकेज का कार्य करते हैं। उसमें क्या है, पारिवारिक सदस्यों जैसे भी पति पत्नी के मध्य या पिता पुत्र के मध्य या किसी भी प्रकार के भरण पोषण के विवाद हैं या तलाक संबंधी विवाद हैं या इस उससे रिलेटेड बच्चे को गोद लेने के हैं या उसका अभिरक्षा लेने के हैं, तो या 498 के पैरेलल विवाद फौजदारी मामलों में चल रहे हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के चल रहे हैं, इन सब में एक तरीके से एक परिवार के मध्य इस प्रकार से 8-10 मुकदमे इकट्ठे हो जाते हैं, तो पारिवारिक वातावरण छिन्न भिन्न हो जाता है।
तो इसका पारिवारिक विवाद में बड़ा ही महत्व है लोक अदालत का। तो एक साथ मैंने देखा है कि 7-8 मामले निपटते हैं और फूल पति। माला पे पहनाकर सम्मान भी करते हैं हाँ, आप लोग दोनों उसमें हम जन। लोगों की एक विशेष व्यवस्था रहती है कि जिन मामलों में पति पत्नी के मध्य या पारिवारिक जनों के मध्य पुनर्मिलन की कार्यवाही होती है और वो साथ रहने को तैयार होते हैं, उनमें जो है उनको एक तरीके से फूलमाला पहनाकर और उन्हें मिष्ठान खिला करके उनका एक अच्छे तरीके से उनको विदा किया जाता है साथ में। जन जन तक सर इसकी जानकारी लोक अदालत की पहुँचे तो कोई निर्देश दिए गए हैं प्रचार प्रसार के लिए भी, और टारगेट भी इस बार कोई यानी मामले निपटाने के लिए रखा गया है? हाँ, टारगेट हर बार रखा जाता है और ऐसा जैसे पेंडेंसी जितनी रहती है, मान लीजिए हमारे ज़िले में 40 कोर्ट हैं और 40,000 की पेंडेंसी है। मान लीजिए उसमें से राजीनामा योग्य मामले छँट के जो रखे जा रहे हैं, मान लीजिए 2000 के करीब आते हैं। तो मतलब तो उन सब में जो है नोटिसेस जारी करा के प्रयास किया जाता है और जिन मामलों में राजीनामा होने की संभावना रहती है उनको ज़रूर रखा जाता है और उसके लिए महीनों पहले से प्रयास शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लगभग 8 मार्च के बाद शायद अगली लोक अदालत 2-3 महीने के अंतराल पे होगी, उसकी डेट्स आ गई हैं। तो इस तरीके से राजीनामा योग्य सभी मामलों में प्रयास किया जाता है। इसी MACT के केसेस में जिसमें बीमा का उल्लंघन नहीं है और बीमा कंपनियां तैयार होती हैं राजीनामा के लिए, तो उन केसेस को भी हम लेते हैं। सर जिले में कितनी खंडपीठों में सर ये लोक अदालत? पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ स्पेशल कोर्ट्स को छोड़कर जिनके पास राजीनामा योग्य कोई मामले नहीं है, 28 खंडपीठों का गठन हुआ था और लगभग इस बार भी इतनी ही या इससे एक आध कम ज़्यादा कोर्ट्स का गठन, खंडपीठों का गठन होने की संभावना है। सर एक आखिरी सवाल और सर, कि क्या लोगों से कहना चाहेंगे कि इस लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें और अपनी मैं आप मीडिया पर्सन्स के माध्यम से जन सामान्य को यही मतलब संदेश देना चाहूँगा कि इस लोक अदालत के पावन दिन का जो है अत्यधिक लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामा योग्य मामलों में पहुँच करके राजीनामा के माध्यम से लोक अदालतों का विभिन्न बताए गए लाभों को उठाते हुए इसको सफल बनाएं और अपना पारिवारिक जीवन सुखमय बनाएं और अपने आस पड़ोस या जिनसे भी कुछ विवाद की स्थिति है उसका समाधान स्वयं के फैसले द्वारा करें। अदालतों से थोपा हुआ फैसला प्राप्त करने से गुरेज करें, मेरी यही गुजारिश है। तो लोक अदालत को लेकर सर ने पूरी जानकारी दी है और हम आपको बता दें कि हमारे साथ थे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंदर सिंह सर, और उन्होंने सभी से अपील भी की है कि इस लोक अदालत का सभी लोग लाभ लें। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।